Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about factors. Okay, so let's move on. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से इन चारों पॉइंट्स को समझाऊंगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 सेकेंड. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर विच इज़ 18. अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करूँ तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे. देखो, 1 इसका एक फैक्टर होगा और 2 इसका एक फैक्टर होगा और 3 भी होगा और फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा और फिर 18 होगा. देखो 18 के टोटल फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं 2, 4, 6. इसके टोटल फैक्टर हमारे पास कितना है, 6. ओके, अब इस 18 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ. इसका जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो वो क्या आएगा, 2 × 3 × 3. इसे मैं पावर की फॉर्म में लिख लूँगा 2⁻1 × 3⁻2. देखो 2 × 3 6, 6 × 3 18. ओके, मैंने इसे पावर की फॉर्म में लिख लिया. अब देखो सबसे पहले पॉइंट पर गौर करो. अज्यूम n = a⁻x, b⁻y, c⁻z. ये मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन इसके इस तरीके से लिख लिए. देखो यही तो मतलब हुआ ना इसका. भाई a क्या है, 2 है, x क्या है, इसकी पावर है, b क्या है, 3 है, y क्या है, इसकी पावर है, c हमारे पास हमें तीसरा कोई फैक्टर नहीं मिला तो c को हम एज इट इज छोड़ देंगे. ओके, तो मैं किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. सिंपल है बिल्कुल. अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं. देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर 18 नंबर ना होकर के मैं कोई बड़ा नंबर लेता जैसा कि 3, 6, 4, 2, 8. अब मैं आपसे कहूँ कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ कि इसके कितने फैक्टर होते हैं, मुझे उसका काउंट बताओ. तो आप क्या इसी तरीके से फाइंड करते कि यार 1 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा क्योंकि इवन है. ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस भी होगा. ओके, देखो इसको करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है. नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. ओके, लेट्स सपोज ये जो 18 के मैंने फाइंड आउट किए हैं, 18 के 6 फैक्टर हमें मिले हैं. अब इस काउंट को हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस 18 के जो भी हमारा नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, उसे पावर की फॉर्म में लिख लेंगे जो कि हमने लिख लिया है. और अब हम दूसरे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स को. ओके, x + 1 इसकी पावर क्या है, 2⁻1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और उसमें हम +1 कर देंगे. ओके, y हमारा क्या है, 3 है, b हमारा क्या है, 3 है, और यहाँ पर y क्या है हमारे पास, y हमारे पास 2 है. तो सिंपल हम इसमें 2 + 1 कर देंगे. ओके, अब देखो यहाँ पर ये क्या आया, 1 + 1 2 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 एंड 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6. तो आप देख सकते हो कि कितने ईजीली हमने फैक्टर्स काउंट फाइंड कर लिए किसी एक पर्टिकुलर नंबर के. तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके कितने फैक्टर्स होते हैं. अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की. लेट्स सपोज अभी तक तो हमने क्या किया, नंबर के फैक्टर्स काउंट का पता लगाया कि कैसे फाइंड आउट करना है. अब जो भी उसके फैक्टर्स काउंट आए हैं, लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू सम ऑफ दोज फैक्टर्स. ओके, तो वो मैं कैसे करूँगा, सम ऑफ फैक्टर्स, उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, उस नंबर को हम इसे 18 नंबर पर ही अप्लाई करके देखेंगे. देखो सबसे पहले हमें उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लेना है, उसे पावर की फॉर्म में लिख लेना है. अब देखो a मेरे पास क्या आया, a मेरे पास 2 है. ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल 2 लिख लूँगा और x उसकी पावर क्या है, मेरे पास 1 है, और ये बोल रहा है कि उसमें 1 प्लस करना है, तो मैंने 1 को प्लस कर दिया और फिर उसके बाद में इसे ब्रैकेट में बंद करके देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि -1 करना है, -1 किया और फिर बोल रहा है कि a-1, a की वैल्यू मेरी क्या है, 2 है, तो 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब देखो यहाँ पर ये इंटू है ना, तो इंटू लगाएंगे. इसी तरीके से जो सेकंड फैक्टर हमारे पास आया उसको भी इसी तरह से लिख लेंगे. देखो ये b है तो 3 मेरा b हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, इसकी पावर मेरी कितनी है, 3 की पावर मेरे पास 2 है, इसमें +1 करूँगा, ब्रैकेट में बंद करेंगे, -1 करेंगे, और जो भी b है ये 3 है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो ये वाला ये लिखा हुआ है b-1, b हमारा 3 था तो b-1 विच इज इक्वल टू 3-1. ओके, इंटू करेंगे, लास्ट वाला बचा, लेकिन हमारे पास तीसरा कोई फैक्टर नहीं है तो हम इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे. ओके, अब देखो 2 ये बन गया हमारा, -1 करेंगे और डिवाइड बाय 1 इंटू 3 ये बन गया और यहाँ पर हम -1 करेंगे और नीचे 2 आ जाएगा. 2 व्हाट इट विल बी, 2 विच इज इक्वल्स टू 4 -1 विच इज इक्वल्स टू 3, और 3 को 1 से चाहे डिवाइड कर दो तो 3 आना है. ओके, इंटू करेंगे 3 इट विल बी इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 -1 विच इज इक्वल्स टू 26
एंड डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 13। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 39। इसका मतलब क्या हुआ, 39 हमारे सारे फैक्टर्स का सम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका सम 39 होता है, और उसके फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाले हुए हैं। एक बार इसे क्रॉस चेक करते हैं। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 18 30, 30 + 9 विच इज इक्वल्स टू 39। तो आपने देखा कि कितना पावरफुल फॉर्मूला है, उससे हम सम ऑफ फैक्टर्स को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, कि ये जितने भी फैक्टर्स हमारे पास है किसी भी पर्टिकुलर नंबर के, हमें फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर करना है तो हम सिंपल इस फॉर्मूले को वहाँ पर यूज़ में लेंगे। ओके, देखो मैं इसे 18 पर ही अप्लाई करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर n नंबर होगा और रेज़ टू द पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पता होने चाहिए कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। लेट्स सपोज ये 18 है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने अभी निकाले थे। देखो इस फॉर्मूले से निकाले थे ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 6 आए थे। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, 8 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाई 2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 इज इक्वल्स टू 18 रेज़ टू द पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ना ये सारे, इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 18 इंटू 18 इंटू 18, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये हमने चीज़ें समझ ली। अब इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। ये कह रहा है कि 240 एक नंबर है, उसके फैक्टर्स का सम मुझे बताओ क्या होगा। लेट्स सपोज सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, नंबर को लिख लेंगे और उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया है कि अगर कोई ऐसा नंबर आपको मिलता है जिसके लास्ट में 0 हो या जिसमें 0 हो तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। इसका मतलब होगा इसमें एक 0 है तो इसके अंदर एक 2 और एक 5 आपको मिलेगा। बचता क्या है, 24। 24 को हम फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे, 2 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 24। अब 12 एक प्राइम नंबर नहीं है तो ये इसे हम और फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 6 और यहाँ पर 2 इंटू 3। देखो 1 2 3, 2 रेज़ टू दी पावर 3 मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू एक 3 मेरे पास यहाँ है, मैंने इसे ऐसे लिख लिया। अब देखो ये और ये, अब हम इसे फॉर्मेटेड वे में लिखते हैं। 2 रेज़, देखो 3 2 तो ये रहे यहाँ पर और एक ये रहा, 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो 240 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है ये। अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँ, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 5 जा 240। ओके, आगे ना समझ में, ये फैक्टराइजेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये बोल रहा है सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। अब हमने नंबर्स को लिख लिया, उसे प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका सम फाइंड आउट करना है हमें। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इसे पावर की फॉर्म में लिख लेना है। वो किस तरीके से था, वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, ax + 1 - 1 डिवाइड बाई a - 1 ये था। हम इसे इनटू करेंगे और यहाँ पर फिर से करेंगे by + 1 और -1 डिवाइड बाई b - 1। इसी तरीके से तीसरा था हमारे पास और ये ऐसे ही चलता जाएगा जितने भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे। और यहाँ पर मैं एक बार तीसरा भी लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर हैं अलग अलग। तो cz + 1 और -1 डिवाइड बाय c - 1। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो a हमारा 2 हो गया, b हमारा 3 हो गया और c हमारा 5 हो गया। तो सिंपल 2 लिखेंगे, 2 की पावर कितनी है 4 है, +1 कर देंगे, ब्रैकेट में करेंगे -1 और क्योंकि हमारा a 2 है तो 2 - 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट कैसे होगा, 3 की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, कुछ पावर नहीं है तो 3 रेज़ टू दी पावर 1 ही होगा। तो 1 + 1 और यहाँ पर हम -1 कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 - 1 से विच इज़ b - 1। ओके, इनटू करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 की कुछ पावर नहीं है 1 होगी तो 1 प्लस हमें एक जोड़ना है ना तो +1 कर देंगे, -1 डिवाइड बाय 5 - 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 रेज़ टू दी पावर 5 - 1 डिवाइड बाय 1। ओके, इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2 - 1 डिवाइड बाय 2
इंटू 5⁻² माइनस 1 डिवाइड बाय 4। ओके, अब इसे फर्दर सोल्व करते हैं। देखो ये बोल रहा है 2 की पावर 5, इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो यहाँ पर 32 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 3⁻² क्या होता है 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5⁻² वो क्या होगा 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 31। इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 ही रह जाएगा। ओके, तो इसको तो हमने सोल्व कर लिया। बात करते हैं इसकी 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा इंटू 25 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 31 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे तो 6 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24 मिलेगा। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर लेंगे 31 इंटू 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 4 और यहाँ 7। देखो 744 एक ऐसा नंबर है जब हम 240 के फैक्टर्स निकालेंगे उनका सम करेंगे तो हमें 744 मिलेगा। सो ये इसका आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि इसमें एक 0 है तो इसका यहाँ पर एक 2 हमें मिलेगा और एक 5 हमें यहाँ पर मिलेगा। 6 बचा, 6 को फर्दर क्लास प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 होता है। तो टोटल हमारे पास हमें क्या मिला 2⁻² इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। ओके, अब मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। कोई भी नंबर होगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पहले निकालने पड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये इस तरीके से हम फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जो कि होता है जितनी भी पावर हमारी है उसमें 1 प्लस कर दो, इंटू करो, नेक्स्ट फैक्टर उठाओ उसकी पावर में 1 प्लस कर दो, इंटू करो, नेक्स्ट फैक्टर उठाओ उसकी पावर में 1 प्लस कर दो। 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो इसके टोटल फैक्टर हमारे पास 12 हमें मिलेंगे। तो 60 के टोटल फैक्टर 12 होते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास फैक्टर काउंट ऑफ फैक्टर आ गया तो हम सिंपल क्या करेंगे 60⁻12/2 विच इज इक्वल्स टू 60⁻4 और यही 60 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। देखो ये बोल रहा है कि 1200 में ये बताओ कि 1200 के कितने फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसका बड़ा ही इजी होगा। इसके लास्ट में क्योंकि 2 0 हैं तो इसका मतलब क्या हुआ जितने जीरोस हमारे पास होते हैं उतने 2 हमें मिलेंगे और उतने ही 5 हमें मिलेंगे। इसके लास्ट में 2 0 है तो 2 2 हमें मिले और 2 5 हमें मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये 12 को फर्दर डिवाइड करते हैं 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो 2 2 3, तो इसका मतलब 2 2 हमें यहाँ पर मिल गई और एक 3 मिल गया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके लिखते हैं 2⁻4 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻2। ओके, इसको हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सिंपल पावर में 1 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 4 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू नॉट इंटू ब्रैकेट क्लोज 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3, 5 2 जा 10, 3 जा 30। तो मैं कह सकता हूँ कि 1200 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं 30। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर होंगे कि उनका फैक्टर्स का काउंट जो होता है वो इवन नंबर होता है। समझे नहीं शायद आप। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका फैक्टर्स का काउंट, जिनके टोटल फैक्टर्स का काउंट एक इवन नंबर होगा। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो 1 से अगर हम 99 तक जाएं और फिर यहाँ पर हम 100 से 999 तक जाएं, यार मैं बिचल रहा हूँ थोड़ा सा, 100 से 999 तक जाएं, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100 होता है और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 999 होता है। सिंपल। अब देखो 1 से लेकर 99 तक तो
1 डिजिट या 2 डिजिट के नंबर हमें मिलेंगे, तो इसका मतलब ये बात तो ये नंबर्स तो सारे हमें चाहिए ही नहीं। ओके, अब 100 से 999 तक हमें सारे नंबर 3 डिजिट के मिलेंगे, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 999 में से मैं 99 को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर कितने बचेंगे, 900। और 900 मुझे ऐसे नंबर मिल चुके हैं जो कि 3 डिजिट्स के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया है, देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमें 3 डिजिट के नंबर नहीं बताने हैं कि कितने होते हैं, हमें ये बताना है कि 3 डिजिट्स के वो नंबर का काउंट बताओ जिनके फैक्टर्स का काउंट एक इवन नंबर आता है। यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। एक पॉइंट आप ध्यान में रखो, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे होते हैं, उनके फैक्टर्स का काउंट हमेशा एक ओड नंबर होता है। और जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उनके फैक्टर्स का काउंट हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या करूँगा, 100 से लेकर 999 इसके बीच में वो सारे नंबर चेक कर लूँगा कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, और सिंपल उनका काउंट निकाल लूँगा, और फिर उनके काउंट में से उनके काउंट को 900 में से माइनस कर दूंगा, और जो भी मेरा यहाँ पर नंबर आएगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि 100 से लेकर 999 के बीच में वो कौन से नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, ये भी ईजी टास्क है। वो कैसे करेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है 3 डिजिट का, 100, और इसके स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 स्क्वायर, 10 होता है ना। अब देखो, इसी तरीके से 999 इससे छोटा, जस्ट छोटा या इसके बराबर कोई स्क्वायर रूट हमें नंबर का चाहिएगा ना। देखो, अब मैं अगर 30 का स्क्वायर चेक करूँ तो वो होता है 900, और 31 का अगर मैं स्क्वायर चेक करूँ तो वो होता है 961। तो इसका मतलब अब मैं 32 का तो चेक नहीं कर सकता, वो तो 99 से बाहर चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 से लेकर 31 तक के अगर हम स्क्वायर करें और जो भी नंबर आएंगे वो 100 से 999 इसके ही बीच में आएंगे। और क्योंकि वो इसके ही बीच में आएंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखते होंगे, परफेक्ट स्क्वायर उनका होगा। तो इसका मतलब जब मैं 10 से 31 तक काउंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा 22, और मैं 900 में से 22 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि 100 से लेकर 999 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखते हैं वो होते हैं 22। तो मैं 900 में से 22 को माइनस कर दूंगा, मुझे नंबर मिलेगा 878। और 878 एक ऐसा नंबर है कि 3 डिजिट के जितने भी नंबर के फैक्टर्स एक इवन नंबर रखते हैं वो 878 नंबर्स हैं। ओके, सिर्फ 878 ऐसे नंबर हैं कि अगर उनके फैक्टर्स का काउंट देखा जाए तो वो इवन नंबर होता है। ओके, 3 डिजिट के। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a number is divided by 36, the remainder is 19. What will be the remainder when the number is divided by 12? देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले वो समझते हैं। When a number is divided by 36, let's suppose there is a number, उसको अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, लेकिन बोल रहा है कि रिमाइंडर उसका 19 हमें मिलना चाहिए। ओके, और फिर आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। अगर उसी नंबर को 12 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 36 है ना, पहला डिवाइजर हमारा क्या है 36, और बोल रहा है कि किसी नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें कुछ भी मिलेगा लेकिन रिमाइंडर 19 मिलेगा। तो 12 से उसी नंबर को डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या दूसरा डिवाइजर उसका फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर है तो सिंपल हम उसी के रिमाइंडर को उस सेकंड डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर 7 है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच डिवाइडेड 25, 75, 300। देखो, ये बोल रहा है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ कि अगर वो नंबर 25, 75 और 300 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आए, मतलब ये नंबर पूरे कट जाए और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ओके, देखो वो कैसे होगा। 25 ये हाईएस्ट बोल रहा है ना, हाईएस्ट, तो हमें इससे फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। 75 300 करेंगे, 25 को
फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 आएगा, 75 को करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 5 × 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 300 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखो लास्ट में 2 0 है तो 2 तो 2 मिलेंगे हमें और 2 ही हमें 5 मिलेंगे, बचा क्या 3 और 3 हम एज इट इज लिख लेंगे। देखो तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूँ, 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब देखो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 5 5 और ये 5, देखो एक 5 हमें मिल गया, तीनों में कॉमन तो लिख लिया हमने उसे यहाँ पर 5 5 5, एक और कॉमन है तो उसे भी लिख लेंगे और आगे कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25, 25 इनका HCF होगा। 25 वो नंबर होगा जिससे अगर हम 25 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 75 भी 25 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 300 भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब 25 हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 30, 39 एंड 15 लिविंग द रिमाइंडर 6, 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ कि अगर वो नंबर 30 को, 39 को और 50 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6, 3 और 2 आना चाहिए। मतलब अगर वो नंबर 30 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए, वही सेम नंबर 39 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, वही सेम नंबर 50 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। देखो इसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो 30 को अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। ओके, ये हो गया। 39 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, ये भी हो गया। 50 को अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इनके रिमाइंडर को इन नंबर्स के अंदर से सबट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पर क्या आएगा 24, यहाँ पर क्या आएगा 36, यहाँ पर क्या आएगा 48। देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, जो बच रहा है, जो बचना चाहिए, इसमें 6 बचना चाहिए। इसका मतलब जो नंबर इस 30 को डिवाइड करेगा वो नंबर 30 का मल्टीपल तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि अगर वो 30 का मल्टीपल होता तो वो 30 को पूरा डिवाइड कर देता। 6 बच रहा है तो इसका मतलब 30 किस चीज़ से बना है, 24 + 6, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो 24 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 30 जो बना हुआ है वो 24 + 6 से भी तो बना हुआ है ना। तो 24 एक हिस्सा 30 का, 24 जो है वो उस नंबर से कट जाएगा, बचेगा क्या 6, तो 6 हमें एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा। इसी तरीके से वही सेम नंबर 36 का भी फैक्टर होगा, मतलब उसका एक मल्टीपल 36 भी होगा, क्योंकि 39 जो बना हुआ है वो बना हुआ है 36 + 9 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 39 का एक हिस्सा जो कि 36 होता है वो नंबर इसे काट देगा, बचेगा क्या हमारे पास 3, तो 3 हमें एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा और सेम चीज़ 50 पर भी लागू होगी। ओके, अब देखो इसका मतलब हमें यहाँ से समझ आया। अब इन तीनों नंबर को कौन काट सकता है, बड़े से बड़ा नंबर, इनका HCF। तो सिंपल हम इनका HCF फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 2, हमारे पास क्या बचा 12, 12 को फिर 2 से करेंगे 6 बचा, 6 को फिर 2 से करेंगे 3 बचा, 3 का 3। ओके, 36, 2 × क्या बचा 18, 18 को 2 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। ओके, अब बात करते हैं 48 के बारे में। 2 से डिवाइड किया तो 24 बचा, 24 को फिर 2 से किया तो यहाँ पर 12 बचा, 12 को फिर 2 से किया तो 6 बचा, फिर 2 से किया तो 3 बचा, तो 3 यहाँ एज इट इज। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 जा 48। ओके, देखो प्राइम फैक्टराइज हमने तीनों को कर लिया। अब इसका HCF फाइंड आउट करेंगे तो सेम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तीनों में कॉमन कौन कौन सा है, देखो ये तीनों में कॉमन है और 2 तो अब किसी में नहीं है, तो लेकिन 3 तो अभी भी है ना। तो इसके कॉमन फैक्टर हमें क्या मिले 2 2 और 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब 12 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं उस नंबर से 30 को डिवाइड करता हूँ 12 से, क्योंकि हमारा आंसर 12 है ना, 12 से अगर मैं 30 को डिवाइड करता हूँ सो 12 2 जा 24, रिमाइंडर हमारा 6 बचता है जो कि बचना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसी तरीके से अगर मैं 39 को डिवाइड करता हूँ 12 से तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 12 3 जा 36 और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा जो कि क्वेश्चन में हमें चाहिए, देखो ये पूछा हुआ है ना। और इसी तरीके से अगर मैं 50 को डिवाइड करता हूँ 12 से, यहाँ पर क्या आएगा 48 और रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर होगा 12। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 30, 39 and 57 so as to leave the same remainder in each case। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर,
ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। दैट विल डिवाइड 30, 39 एंड 57 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ कि अगर वो नंबर 30 को, 39 को और 57 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमेशा सेम आना चाहिए। और वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है, क्योंकि अगर मैं इनका HCF निकालूंगा, इनका HCF 1 आ जाएगा और 1 से तो ये कम्प्लीटली तीनों ही कट जाएंगे, तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 ही मिलने वाला है। लेकिन ऐसा और भी कोई नंबर हो सकता है कि अगर मैं उसको उस नंबर से इनको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर शायद कुछ और मिले और तीनों का सेम मिले। तो इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप तीनों नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए। 30 माइनस 39 विच इज इक्वल्स टू 9, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें डिफरेंस चेक करना है। 30 और 39 का डिफरेंस क्या होता है? 9 होता है। इसी तरीके से 30 माइनस 57 करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। और इसी तरीके से 39 माइनस 57 करेंगे तो हमारा आंसर 18 आएगा। और ये ऐसे नंबर हमें मिल चुके हैं जो इनके डिफरेंस हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 9, 27 और 18 इनका HCF फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है 3 इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा। और 27 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 18 का करेंगे 2 इंटू, यहाँ पर 9 बचा, 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, 3 जा 18। तो हमने तीनों को सक्सेसफुली प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। एक हो गया 3 और दूसरा भी हो गया 3। इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन फैक्टर हैं वो होते हैं 3 और 3। 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9। तो 9 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं 9 से 30 को डिवाइड करता हूँ, 9 3 जा 27, रिमाइंडर मुझे 3 मिला। ओके, रिमाइंडर हमें हर बारी सेम मिलना चाहिए ना। तो देखो 39 को भी मैं अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर मुझे 3 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं 57 को डिवाइड करता हूँ 9 6 जा 54, यहाँ पर रिमाइंडर मुझे 3 ही मिला। ओके, आप देख सकते हैं कि 9 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा आंसर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The product of two numbers is 6300 and their HCF is 15. How many pairs of such numbers are there? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। The product of two numbers, कोई भी दो नंबर हमारे पास है, लेट्स सपोज A और B, उनका प्रोडक्ट बराबर होगा 6300 के और उनका HCF होगा 15। देखो अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। ये जो 15 है ना, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 15 इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, 15 इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। सही है ना? और मतलब वो इस अलग नंबर का भी पार्ट होगा और इस नंबर का भी पार्ट होगा। अब देखो इसको सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। 6300 को 15 इंटू 15 करेंगे तो हमारे पास यहाँ A इंटू बी हमें ये मिल जाएगा ना। अब इसी तरीके से हमें A इंटू बी मिलेगा। अब देखो अगर मैं इस A इंटू बी में से, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स के अंदर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर खींच लूँ, इसमें से हटा दूँ, तो ये ऐसे नंबर बन जाएंगे जो कि को प्राइम होते हैं। और 15 इनमें से निकला हुआ है, हमने निकाल लिया ना बाहर। तो इसका मतलब जो भी हमारा इस कैलकुलेशन को सोल्व करके जो भी नंबर आएगा, उस नंबर को हमें एज अ को प्राइम पेयर की फॉर्म में लिखना होगा। को प्राइम क्या होता है, मैंने आपको पिछले सेशन में बहुत ही डिटेल्ड में समझाया हुआ है। को प्राइम वो पेयर होते हैं, जैसा 4 7 आप ले लो, 4 और 7, 4 के अगर मैं फैक्टर आपको बताऊँ तो क्या होता है 1 2 और 4। 7 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 7। देखो इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो हमें जो भी रिजल्ट इसको सोल्व करने के बाद आएगा उसे एज अ को प्राइम पेयर डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर से हमने HCF को बाहर निकाल लिया है। ओके, देखो 15 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, बचा क्या 300 बचा, तो 15 2 जा और यहाँ पर 0, तो 420 इसका हमें यहाँ पर मिलेगा डिवाइड बाय 15। और जब इसको सोल्व करेंगे 5 3 जा 15, 5 8 जा 45, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 84/3 और 3 2 जा 6 और 24 यहाँ पर क्या आएगा 8 3 जा 24। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर हमें मिला एक 28। और 28 क्या है, 28 एक A इंटू बी हमें 28 मिला, और A इंटू बी ए से हमें को प्राइम पेयर की फॉर्म में इन्हें डिनोट करना पड़ेगा। तो 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 28 लिख सकता हूँ। तो एक पेयर हमारा क्या बनेगा 1 और 28, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 7। तो दूसरा पेयर क्या बनेगा 4 7 का।
तो ऐसे सिर्फ 2 ही पेयर पॉसिबल हैं, ऐसे सिर्फ 2 ही पेयर पॉसिबल हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद 15 डिवाइजर्स। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके 15 डिवाइजर होते हों। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो जिसके 15 फैक्टर होते हों। देखो, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट्स सपोज आप वो वाला रूल ध्यान में रखो जिससे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करे थे ना हमने अभी, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसे ध्यान में रखो। कैसे करते थे हम? पावर में +1 कर देंगे तो उतने उसके फैक्टर होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर 2⁻14 ले लूँ, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? +1 करेंगे तो यहाँ पर 2⁻15 आ जाएगा, यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। ओ सॉरी, 2⁻14 मैंने लिया, इसकी पावर में +1 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। इसका मतलब इसके 15 फैक्टर होंगे। ओके, तो इसी तरीके से एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सबसे छोटा नंबर ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, 2⁻2 इंटू ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये हम इसकी पावर 4 लेंगे। देखो, जब हम इसके एक नंबर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी उस नंबर की ये हो सकती है कि वो नंबर ये हो 2⁻2 इंटू 3�4। इसके फैक्टर निकालते हैं कि कितने होंगे। वो कैसे निकालेंगे? हम पावर में 1 प्लस कर देंगे और उन्हें इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 और इसमें भी 1 प्लस करेंगे, 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5 और 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हुए? 15 हुए। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है शायद ये वो नंबर हो, लेकिन अभी हमें कन्फर्म नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, 2⁻3 अगर मैं करूँ, 2⁻4 में इसे करता हूँ और इंटू 3⁻2 में इसे करता हूँ। देखो, इसके फैक्टर निकालो कितने होंगे। 4 में +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15। इसके फैक्टर 15 होंगे और इसी वजह से शायद ये नंबर वो नंबर हो सकता है जो 15 डिवाइजर रखता है और सबसे छोटा हो सकता है। अब देखो, 2⁻14 ये तो यार बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, इसकी पावर ही देखो कितनी बढ़िया। तो ये तो पहले ही रेस से निकल गया। 2⁻2 विच इज इक्वल टू 2 × 2 इंटू 3⁻4 क्या होता है? देखो, 2⁻2 का आंसर हमारे पास क्या है? 4 आया। ओके, अब हम इसमें प्लस करेंगे 3⁻4, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 विच इज इक्वल टू 81 और हमें प्लस करना है यहाँ पर, ना कि मल्टीप्लाई करना है, ना कि प्लस। तो 4 जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 8 × 4 = 32। तो एक नंबर तो हमारे पास 324 हमें मिला जो कि 15 फैक्टर रखता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे छोटा है। हम इसे भी चेक करेंगे कि इस नंबर को ये हमें क्या नंबर मिलता है। 2⁻4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 हमें मिला। इंटू 3⁻2 करेंगे तो 9 आएगा और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, 6 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 160। 160 में से आप 16 घटा दो, 16 माइनस कर दो, 16 आप माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगा? 144। तो मल्टीप्लीकेशन आप इस तरीके से ईजी कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब देखो, हमें ये नंबर 44 मिला और ये नंबर हमें 324 मिला। इसका मतलब छोटा नंबर हमारे पास 144 है जो कि 15 डिवाइजर रखता है। तो इसका मतलब 144 ही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीसीडी ऑफ 0.36, 0.48, 1.36। ओके, इन नंबर्स का हमें जीसीडी फाइंड आउट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट व्हाट इज जीसीडी। जीसीडी क्या होता है? जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात है। जीसीडी की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर होगा तो डिवाइजर भी होगा, तो जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात है। ओके, तो हम क्या करेंगे? देखो, ये नंबर डेसिमल में है ना, ये नंबर पॉइंट में है, पॉइंट इनके अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन हम इसको ईजी करेंगे। ओके, वो देखो कैसे करेंगे। डेसिमल को भूल जाओ, 36, 48, 136 इन्हें एज इट इज लिख लो। 36 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू हमारे पास क्या बचा? 18, 18 को फिर 2 से करेंगे 9 बचा, 9 को 3 से करेंगे 3 बचा, 3 एज इट इज। 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36। ओके, 48 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इसका क्या आएगा? 2 × 24 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा, 12 को 2 से करेंगे 6 बचेगा, 6 को 2 से करेंगे 3 बचेगा, 3 एज इट इज। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 3 × 48। ओके, अब 136 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, वो कैसे करेंगे? इसका एक बार ट्री बना लेंगे ताकि हम विजुअलाइज कर सकें। 2 × 2 इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एक इवन नंबर है। 2 × 6 = 12, यहाँ पर 16 बचा, 2 × 8 = 16 और यहाँ पर 2 × 2 3 = 6, 2 × 4 = 8 और यहाँ पर 2 × 17। तो इसका प्राइम फैक्टर हमें क्या मिला? 2, 2 और 17।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन फैक्टर चेक करेंगे तीनों में कौन कौन से हैं। इसमें 2 है और एक और 2 है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो 4 हमारा HCF अभी नहीं है क्योंकि हमने पॉइंट भी इसमें लगाना है। तो ये देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, इधर भी 2 नंबर है, इधर भी 2 नंबर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसे 2 नंबर का बना देंगे और यहाँ पर ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The product of two numbers is 6, 8, 4, 5. If the HCF of these numbers is 37, then the greater number is। देखो ये बोलना है कि 2 नंबर हैं, लेट्स सपोज A और B, उनका प्रोडक्ट अगर करें तो हमें नंबर मिलता है 6, 8, 4, 5 और उनका HCF हमें दिया गया है 37। तो ये बताओ कि A और B में बड़ा नंबर कौन सा होगा। देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी, पिछले वाले से पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके का था। जो 37 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस नंबर से ये A है, जो हमारा ये A नंबर है, वो इसका भी पार्ट होगा और वो नंबर इसका भी पार्ट होगा। मतलब 37 A का भी पार्ट होगा क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और 37 B का भी पार्ट होगा। ओके, लेकिन HCF हमने इन दोनों के अंदर से निकाल लिया है, खींच लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नंबर अब को प्राइम नंबर बन चुके हैं। ओके, तो इसका मतलब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A इंटू बी बराबर हो जाएगा 6, 8, 4, 5 के, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 37 इंटू 37। यार ये तो बड़ी कैलकुलेशन हो गई, इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो 37 को जब हम इससे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, लेट्स सपोज 1 सेकेंड, 30 यहाँ पर 5 से करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 37, इसे 1 टाइम ये जाएगा और 1 8 टाइम्स जाएगा और 5 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 185, और इसे हम 37 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इसे करेंगे तो हमारे पास यहाँ 5 मिलेगा। तो आप देख सकते हो, तो इसका हमारे पास आंसर जो आया वो 5 आया, लेकिन वो हमारी वैल्यू आई A इंटू बी इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो A और B है, A की 5 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 5 को मुझे को प्राइम पेयर की फॉर्म में लिखना होगा। वो फॉर्म सिर्फ एक ही हो सकती है, 1 इंटू 5, दूसरा पेयर इसका नहीं बन सकता। ओके, तो इसका मतलब मैं चाहूँ तो A की वैल्यू 5 रख लूँ, मैं चाहूँ तो B की वैल्यू 5 रख लूँ, मतलब मैं किसी की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। अगर मैंने A की वैल्यू 5 रखी और B की 1 रखी तो इसका मतलब क्या होगा, A मेरा बड़ी वैल्यू है, और इसी तरीके से अगर B मैंने 5 रखा और A मैंने 1 रखा तो B बड़ी वैल्यू है। अब आप एक बात ध्यान रखो, 37 को मैंने इनके अंदर से बाहर निकाल लिया था, HCF है ना वो बाहर निकला हुआ है। तो इस जो भी हमारी बड़ी वैल्यू होगी हम उसमें 37 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 इंटू 37 करेंगे तो 185 एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब जो बड़ा नंबर था वो हमारा 185 था इस A और B में। सो फाइनल आंसर हमारा होगा 185। Okay, now let's move on to the next question. The longest tape which can measure exactly the length of 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter। देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। The longest tape which can measure exactly the length, एक सबसे बड़ी टेप बताओ, बड़ी से बड़ी टेप बताओ, कितने उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कितनी लंबाई की वो टेप होनी चाहिए कि वो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को कम्प्लीटली मेजर कर ले बिना 1 mm भी छोड़े, मतलब बिना कोई डिस्टेंस या मेजरमेंट को छोड़े। ओके, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यार ये मीटर में है और सेंटीमीटर में है, तो इसे सिंगल यूनिट में लेकर आते हैं, सेम यूनिट में लेकर आते हैं। 8 मीटर और 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 825 सेंटीमीटर में इसे 75 सेंटीमीटर की यूनिट में लेकर आया हूँ। तो इसका मतलब 8 मीटर 25 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, 825 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से 675 सेंटीमीटर और इसी तरीके से 450 सेंटीमीटर। अब सिंपल क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट टेप होगी वो जो इन तीनों नंबर को जो बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड करेगा, क्योंकि बड़े से बड़ी टेप पूछी है ना, लॉन्गेस्ट टेप, वो इनका HCF होगा। तो सिंपल इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। देखो कितने बड़े नंबर है ना, तो हम अगर इसे डायरेक्टली ऐसे करें 2 इंटू 2 तो 4 बचा, इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है और टाइम भी लग सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका ट्री बनाएंगे। देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ गई, पीछे मैंने आपको जो पिछले वाले सेशन है उनमें हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो पहले उसे देख लो।
एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, सही है ना। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट में अगर 5 है तो वो नंबर पूरा 5 से डिविजिबल होगा। देखो 5 इंटू यहाँ पर 5 1 जा 5 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमें यहाँ 3 बचा, और 5 6 जा 30 होगा, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 32 और 5 बचा, 5 5 जा 25 ही हो गया। देखो लास्ट में फिर 5 है, इसका मतलब 5 से फिर डिविजिबल है। 5 3 जा 15, यहाँ पर 15 हो गया, 5 3 जा 15, और यहाँ पर ये क्या आएगा 33 11 इंटू 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो बनता है वो बनेगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। ओके, तो 825 का फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। अब बात करते हैं 675 के फैक्टराइजेशन की। लास्ट में 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 इंटू 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, 5 2 जा यहाँ पर क्या आएगा, देखो 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 बचा, 5 3 जा 15, यहाँ पर 2 बचा, और 5 5 जा 25, यहाँ पर ये 5 है। ओके, अब फर्दर इसके लास्ट में 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 से फिर से डिविजिबल होगा। 5 इंटू 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 3 बचा, और ये 5 7 जा 35। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 9, और 9 को फर्दर डिवाइड करें तो 3 इंटू 3, तो इसके फैक्टर्स क्या बने 3 3, 3 बारी 3 है और 2 बारी 5 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब बात करते हैं 450 की। ये तो बड़ा ही आसान है, लास्ट में एक 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 और 5 तो हमें मिल चुका। अब बात करते हैं 45 को फर्दर डिवाइड करते हैं 2 इंटू 2 से तो नहीं होगा, 45 को फर्दर डिवाइड करते हैं 45, यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू 9, 9 को फर्दर करें तो 3 इंटू 3, तो इसके फाइनल फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5, एक तो ये रहा यहाँ पर 2 इंटू ये 3 3 पहले लिख लेंगे, फॉर्मेटेड वे में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर इंटू 5 और इंटू 5। देखो 2 3 जा 6 3 जा 18, 5 जा 90, और 95 जा कितना होता है 450। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसमें कर लिया। अब बात करते हैं इसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने की, तभी तो HCF हमें मिलेगा। तो 3, एक तो 3 हमारे पास ही हो गया। देखो इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ, 3 हो गया। तो इसी तरीके से क्या 5 है इनमें, और एक 5 ये रहा, और एक 5 ये रहा, और एक 5 ये रहा, इसका मतलब 5 भी कॉमन है, और एक और 5 है, हाँ है, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो यहाँ पर ये 5 भी आ गया। 11 कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर हमें क्या मिले 3 5 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा विच इज इक्वल्स टू 75। इसका मतलब 75 सेंटीमीटर की हमें टेप लेनी है। वो टेप ऐसी टेप होगी जो इन लंबाई को, ये जो इतनी लंबाई लेंथ हमें दी गई है, इनको कम्प्लीटली मेजर कर लेगी बिना कुछ छोड़े। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो, और एप्टीट्यूड सीखने का एक बेहतर तरीका आपको उसमें मिलेगा। आपको वहाँ पर क्विज़ेस मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। आप वहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में एप्टीट्यूड को सीखो, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अभी डाउनलोड करो और एप्टीट्यूड को बेहतर तरीके से सीखें। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।